प्यारे बच्चे नमस्कार। जैसा कि कल आप लोगों ने बताया कि हमारे जो फर्स्ट लेसन के थे वो न्यूमेरिकल रह गए हैं, तो कल से हम उन्हीं न्यूमेरिकल को लगाएंगे। आज थोड़ा जो न्यूमेरिकल के बेस पे जो ज्ञान होता है आज वो लेंगे, उसके बाद कल से विधिवत रूप से न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल के लिए कौन कौन से फॉर्मूले लगने वाले हैं। तो सबसे पहले कल जो हमने बताया था आवेश की क्वांटम प्रकृति, जिसमें हमने बताया था कि संसार में कोई भी आवेश हो वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिससे हमें ये वाला फॉर्मूला मिला। क्या? Q बराबर NE, जहाँ पे जो N है वो इलेक्ट्रॉनों की क्या है? संख्या है, तथा जो E है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। E क्या है? इलेक्ट्रॉनों का आवेश है। तो चलिए और देखते हैं। एक बात और इसमें ध्यान देने योग्य है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो धनावेश आएगा, और यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो वहाँ पर ऋणावेश आएगा। ये हमें इसलिए जानना ज़रूरी है, जैसे किसी सवालों में कह देता है कि एक धातु से इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी की गई, तो धातु में कौन सा आवेश होगा? धन आवेश होगा। या किसी धातु में इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वहाँ पे कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। तो इस फॉर्मूले के बहुत अच्छे से देखना है। Q बराबर NE, जहाँ पे N है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो धन आवेश आता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो ऋण आवेश आता है। इसी के साथ अपन लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं जो कल हमने तुम्हें पढ़ाया था, कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम जो हमने तुम्हें पढ़ाया था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपॉन में R²। यदि कोई परावैद्युत माध्यम आ जाता है तो हमारे पास यही फॉर्मूला बन जाता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0, और साथ ही साथ परावैद्युतांक के लग जाता है, और Q1 Q2 अपॉन R²। इस परावैद्युतांक के का जो मान होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर तथा मात्रकों पर निर्भर करता है कि कौन से मात्रा क्या है। तो चलिए कुछ स्थितियों में K की वैल्यू को देख लेते हैं। K बराबर 1 जो होता है वो होता है निर्वात में। जब निर्वात होती है तो K की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। और यदि K निर्वात ना हो तो K की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा और अनंत से कम। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन परावैद्युतांक का मान नहीं हो सकता? तो जो 1 से कम है वो नहीं हो सकता, जो 1 से ज़्यादा है वो हो सकता है। एक बात और जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने योग्य है, धातुओं के लिए जो K की वैल्यू होती है वो होती है अनंत। कितनी होती है? अनंत होती है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, यदि किन्हीं दो बिंदु आवेशों को किसी धातु के माध्यम में रख दिया जाएगा तो जो उन पर नेट बल होगा वो शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पे अनंत रखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाई सब लोग जानते हैं, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? E से।
ई बराबर जो होता है एफ अपॉन क्यू जीरो। क्यू जीरो हमने इसलिए लगाया क्योंकि जो परीक्षण आवेश है इसको परीक्षण के लिए रखा गया है। जहाँ पे जो बल है वो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है। ये क्या है? परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है। और ये जो क्यू जीरो है ये क्या है? परीक्षण आवेश है। इसी से हम लोग इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं। किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। चलिए ई का क्या देख लेते हैं? ई का मात्रक देख लेते हैं। मात्रक कैसे बनेगा? एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और कूलॉम मतलब आवेश का मात्रक क्या है? कूलॉम। तो हमारा बन गया न्यूटन प्रति कूलॉम। चलिए आगे देखते हैं इसको नोट करना हो तो कर लीजिए, नहीं तो इसी को आगे देखते हैं। अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज़्यादा है। चलिए अब देखते हैं किसी बिंदु पर यदि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं, आप लोगों ने जो डेरिवेशन है उसको लगाया होगा कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही होता है ना, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चलिए ई की दिशा की बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करेंगे तो जो क्यू आवेश होता है वो अपने आप से अपोजिट दिशा में भगाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को। ये किसकी दिशा है? ई की दिशा है। सपोज कर लो यहाँ पे क्यू आवेश रखा है तो वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा किस साइड होगी? उसके अपोजिट साइड। और यदि यहीं पे माइनस क्यू हो तो इसकी दिशा किस साइड होगी? अब इस साइड हो जाएगी। ठीक, तो चलिए और आगे बढ़ाते हैं इसी को। अब सपोज कर लो हमने माना कि दो बिंदु आवेश हैं, एक का नाम ए और वी, Q1 और Q2 है। इन दोनों के बीच में एक ये माइनस का है, सपोज कर लो, और ये प्लस का है। इन दोनों के बीच में किसी बिंदु C पर यदि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और उसकी दिशा भी बतानी है तो कैसे क्या? अभी हमने आप लोगों को बताया कि जो प्लस क्यू आवेश है वो अपने आप से दूरी की हो जाता है, जो माइनस क्यू आवेश है वो अपने आप को पास बुलाता है। तो देखिए यदि समान दिशा आ जाती हैं तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, और यदि विपरीत दिशाएं होती हैं तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उनको आपस में घटा दिया जाता है। तो इसी को आगे देखते हैं। जैसे सपोज कर लो हमने कहा कि सी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताइए, तो तुम लोग क्या बताओगे? V से A की ओर। चलिए आगे देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। हम सभी लोग जानते हैं कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर है वो विभव प्रवणता कहलाती है। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? विभव प्रवणता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और विभव प्रवणता में आप सभी लोग जानते हैं कि ये संबंध होता है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू यदि हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? वोल्ट, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। तो एक और हमारे पास मात्रक निकल के आया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वोल्ट प्रति मीटर। तो कहीं कहीं पे हमारा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर लिखा होगा तो वो यहाँ से निकल के आया है। किससे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में
संबंधित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और जो भी फॉर्मूले लगने होंगे उन्हीं को देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या है आखिरकार? वैद्युत द्विध्रुव जो होता है दो विपरीत आवेश, एक जैसे माइनस क्यू है और एक क्या है प्लस क्यू है, और उनकी अल्प दूरी से मिलके बन जाता है क्या वैद्युत द्विध्रुव। जैसे सपोज कर लो HCl है तो इनकी बीच की दूरी कुछ है, ये एक प्लस का है और ये माइनस का है, तो इनकी जो बीच की दूरी से बनेगा क्या कहलाएगा वो वैद्युत द्विध्रुव। उसको किससे अब आते हैं अपन लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको डिनोट करते हैं किससे P से। तो आप लोगों ने जाना होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी आवेश तथा उनकी बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं अपन लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं P से। चलिए इसका क्या देख लेते हैं, मात्रक देख लेते हैं। मात्रक क्या है Q क्या होता है कूलम, और 2L क्या होता है मीटर। तो कूलम मीटर किसका मात्रक हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है कूलम मीटर। ये वाला फॉर्मूला है, इसको भी लगना है सवालों में। और चलिए और आगे देखते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो सवालों में लागू होंगे। कुछ नियम होंगे लागू जो हम तुम्हें वीडियो के अंत में बताएंगे, उनको भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। जब उसको किस में रख दिया जाता है वैद्युत क्षेत्र में, उसको डिनोट भी किया होगा, किससे किया होगा टाउ से। इसको क्या बोलते हैं टाउ बोलते हैं। और जो फॉर्मूला होगा वो पढ़ा होगा आपने PE sin थीटा, जहाँ पे जो थीटा है वो वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत द्विध्रुव के बीच में बना हुआ कोण है। यदि हमें अधिकतम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना हो, अधिकतम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना हो तो हम लोगों को साइन थीटा की वैल्यू कितनी चाहिए 1 चाहिए। 1 कब आएगा थीटा जब कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा टाउ मैक्सिमम बराबर PE। यदि कोई पूछे कि अधिकतम कितने कोण पे होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बलाघूर्ण का मान, तो अपन लोग कह देंगे कितने पे होता है 90 डिग्री पे होता है। अब आते हैं कुछ वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की होगी और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होगी। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³। और यदि निरक्षी स्थिति की बात की जाए तो क्या होगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³। तो ये अच्छी है और निरक्षी स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब एक चीज़ है, वो चीज़ देखते हैं जो सभी प्रकार के सवालों में लगनी है, आवेशों का स्थानांतरण। तो चलिए उसको भी देखते हैं कि आवेशों का स्थानांतरण कैसे किया जाता है। आवेशों का स्थानांतरण। तो देखते हैं आवेशों का स्थानांतरण कैसे करते हैं। तो जब दो आवेशों को आपस में स्पर्श करा दिया जाता है तो एक जो बड़ा आवेश है उसका आवेश छोटे वाले आवेश में
तब तक जाता रहता है जब तक कि दोनों आवेश आपस में कितने नहीं हो जाते, समान नहीं हो जाते। तो इस प्रक्रिया को आवेशों का स्थानांतरण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आवेशों का स्थानांतरण किस प्रकार यूज होगा सवालों में। मान लिया दो आवेश हैं, वो ए और बी दूरी पर, ए और बी बिंदुओं पर आर दूरी पर रखे हुए हैं, जिन पर लगने वाला बल है वो 10 न्यूटन है, और जो आवेशों की मात्रा है इसकी भी क्यू है, इसकी भी क्यू है। अब सवाल ये बनता है कि यदि आवेशों को स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो वैद्युत बल का मान कितना हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि यदि पहले जब इनको स्पर्श नहीं करवाया गया तो हमारा जो कूलॉम का नियम है वो काम करता है। क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो F की वैल्यू जो है 10 दी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू तब रखी जाती है जब इनका मान अंकों में दिया रहता है। अभी तो अंकों में नहीं दिया है तो कोई ज़रूरी नहीं है। Q इसकी वैल्यू है और Q इसकी वैल्यू है और यहाँ पे R स्क्वायर। तो एक हमारे पास ये समीकरण बनके तैयार हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसको कहते हैं समीकरण नंबर 1। अब सवाल ने कहा था कि इनको स्पर्श कराकर पुनः ही उतनी दूरी पर रख दिया जाए। तो स्पर्श जब करवाते हैं, स्पर्श कराने पर तो जो नेट आवेश होता है वो दोनों आवेशों के औसत के बराबर होता है। तो क्या होगा, Q प्लस Q बटे 2। तो क्या आ गया, नेट आवेश Q। और ये जो आवेश नेट है वो दोनों बिंदुओं पर समान रहेगा, अर्थात A में भी Q रहेगा और B में भी Q रहेगा। तो चलिए लगाते हैं। अब F बराबर बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 की वैल्यू भी Q है, Q2 की वैल्यू भी Q है, अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ से हमने देखा इसकी वैल्यू ये थी 10, तो F बराबर भी कितना आ गया, 10। तो यहाँ पे आवेश का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात जब आवेश समान मात्रा में होते हैं तो बल पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, चाहे उनको स्पर्श करा के रख दें चाहे ना रख दें। लेकिन यदि आवेशों की मात्रा अलग अलग है तो देखना आवेशों में और बल में कितना परिवर्तन आ जाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल वो भी ले लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। सपोज कर लो हमने दो बिंदु हैं A और B, जिन पर A बिंदु पर आवेश है हमारा Q और B बिंदु पर है Q/2 और इनकी बीच की दूरी है वो है R, और जो बल लग रहा है मान लिया वो भी कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि यदि इनको स्पर्श करवा दिया जाए तो बल और आवेश में कितना परिवर्तन हो जाएगा। तो पहले स्पर्श नहीं करवाया तो F बराबर क्या बनेगा, अपना वही बनेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो F कितना है, 10 है भाई। इसकी वैल्यू रखी नहीं जाती जब तक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ जाए। Q1 और Q2 की वैल्यू एक की Q है और इसकी Q/2 है और अपॉन में R स्क्वायर। और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर, और यहाँ से 2J आ जाएगा यहाँ, तो 20 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या किया, स्पर्श कराने पर जैसे ही हमने स्पर्श करवाया तो नेट जो आवेश था उसकी वैल्यू में क्या परिवर्तन होगा, तो वो Q बराबर है, वो आ जाएगा दोनों का औसत Q प्लस Q/2/2। और ज़्यादा सॉल्व किया तो ये एक हासिल ली तो कितना आ गया, 2Q प्लस Q/2/2। तो टोटल आया अपना 3Q/4। तो चलिए अब देखते हैं। तो F बराबर अब अपना बनेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 3Q/4 अपॉन में
आर स्क्वायर। तो कितना हो गया जी, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9/16 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 20। तो एफ बराबर अपना बना 9/16 गुणा 20। तो 4 पंचे 20 और 4 चौको 16, तो बन गया 45/4 क्या न्यूटन। तो देखिए स्पष्ट करवाने पर आवेश में भी परिवर्तन आया और बल में भी परिवर्तन आया। तो चलिए इस प्रकार हम आवेशों को स्पष्ट कराने वाले न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। आप देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण वैल्यूज जो सवालों में लगनी है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश जो निश्चित है कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब आते हैं एल्फा कण का आवेश। एल्फा कण का जो आवेश होता है वो होता है 3.2 10⁻⁻19 कूलम। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10⁻31 न्यूटन किलोग्राम। चलिए और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और एक चीज़ और, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक चीज़ और, निर्वात की वैद्युतशीलता और परावैद्युतांक के बराबर जो फॉर्मूला होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता और परावैद्युतांक के बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ पे जी किसी माध्यम की वैद्युतशीलता है और ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। और यदि कोई पानी की बूंद है वो लटकी हुई होती है तो वो संतुलित अवस्था में होती है, तब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा EQ, ये वैद्युत बल है, बराबर mg, और ये अपना जो नीचे की ओर लग रहा गुरुत्वाकर्षण बल है। तो तब उस स्थिति में जे लग जाएगा। ये कुछ वैल्यू हैं जिनकी सहायता से हम सवालों को लगाएंगे और कल से ही सवाल लगाना चालू कर देंगे। तो आप लोग अपनी बुक, किताब, कॉपी सब कुछ लेके बैठ जाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।